नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बहनों भाइयों, आप सभी को नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। देश उन्नति करे, प्रदेश उन्नति करे, हम सब उन्नति करें, सब सुखी रहें और कोरोना वायरस से हम सबको निजात मिले। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे, हमारे किसान भाई अपने खेतों पर लौटें, उनका हक और हुकूक मिले और आम लोगों के जीवन और ज़्यादा बेहतर हो। यही कामना 2021 के लिए हम सबकी है और आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब 2021 आ गया है तो अब 2022 के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। यानी अब से ठीक 12 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में असेंबली का चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव मतलब देश का चुनाव। उत्तर प्रदेश का चुनाव मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से देश की तकदीर तय होती है और ये पता चलता है कि देश की सियासत पर कौन राज करेगा। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है बहनों भाइयों जहां से दिल्ली का रास्ता होकर जाता है। अगर दिल्ली फतेह करनी है तो रास्ता उत्तर प्रदेश है। बेहद ताकतवर, सबसे सर्वाधिक सीटों वाला और पॉलिटिकली सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि पहले तो यहां पांव जमाना बहुत मुश्किल है और अगर एक बार जम गया तो फिर उखाड़ना भी उतना ही मुश्किल होता है। आप कांग्रेस का दौर देख लें या फिर पिछड़ा और दलितों के उभार का वक्त कार्यकाल देख लें 90 के दशक से लेकर 2012 तक, या फिर अब भारतीय जनता पार्टी के उभार का दौर। उत्तर प्रदेश की राजनीति हर बार आपको कुछ नया सिखाती है, कुछ नया बताती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकले हुए मुद्दे देश के लिए व्यापक विमर्श का मुद्दा बनता है और उत्तर प्रदेश हमें सिखाता है राजनीति किस प्रकार से की जानी चाहिए, देश की राजनीति किस धारा की तरफ बहेगी। विकास के एजेंडे से लेकर सामाजिक क्रांति के एजेंडे से लेकर चाहे वो आपके मौजूदा दौर का मसला हो, देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला एक ही सूबा है उत्तर प्रदेश। 23 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस राज्य में यहां जो पॉलिटिकल पावर है वही दिल्ली में आपको मजबूती प्रदान करती है, वही दिल्ली में आपको ताकत देती है और सभी राजनीतिक पार्टियों को पता है देश जीतने के लिए उत्तर प्रदेश जीते बिना आप नहीं जा सकते। तो अब दिल्ली जीतने के लिए उत्तर प्रदेश अगर रास्ता तय करता है तो इस रास्ते का विकल्प क्या क्या है, कौन कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उत्तर प्रदेश के इस महासमर में बेहद ताकतवर तरीके से मैदान में हैं, वो कौन से राजनीतिक दल हैं और किसकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। 2021 का वर्ष इसलिए बहुत अहम माना जाता है बहनों भाइयों क्योंकि 2021 ये तय करेगा कि 22 में उत्तर प्रदेश में अगले 5 वर्ष के लिए किसकी हुकूमत होगी, कौन राज करेगा उत्तर प्रदेश में। क्योंकि 22 से निकला हुआ परिणाम 24 को भी प्रभावित करेगा, यह याद रखिएगा। 22 में उत्तर प्रदेश जो संदेश देगा 24 उसी प्रकार से चलने वाला है। इसलिए 22 की लड़ाई कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है, ये 24 का एक छोटा उपक्रम भी हो सकता है और यह बताएगा कि देश किस विचारधारा की तरफ बढ़ रहा है, देश की राजनीति में मुद्दे क्या हैं, क्या वाकई में इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, बिजली, ये सब मुद्दे हैं या कोई और मुद्दे उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। क्या 2017 वाला माहौल अब भी है या उस बदला है, 2014 वाला माहौल है या फिर बदला है, 2012 वाला माहौल है या फिर बदला है। बहुत बड़ी बातें। और पॉलिटिकल स्टेक 3 बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की। भारतीय जनता पार्टी को अपना किला बचाना है। समाजवादी पार्टी के पास डू एंड डाई, करो या मरो, इसके अलावा कोई विकल्प समाजवादियों के पास नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की स्टेक थोड़ी इन दोनों के मुकाबले कम है।
क्योंकि 12 का चुनाव हारी मायावती, 17 का चुनाव हारी और दोनों पार्लियामेंट बहुत बुरी तरह हारी। इस बार अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ उनको मिले, लेकिन उपचुनाव में बीएसपी की क्या हालत हुई सबने देखा। कुछ और पॉलिटिकल पार्टियों ने एंट्री की है। आम आदमी पार्टी बेहद ताकतवर तरीके से उत्तर प्रदेश में मैदान में, उनके 63 विधायकों में से शायद 50 से ज्यादा विधायक इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं और लगातार जिलों के भ्रमण पे हैं, आपको पता नहीं होगा। अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी बड़ी व्यापक तैयारी कर रही है और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में घेरने में वो कभी कोई मुद्दे छोड़ते नहीं है और बीजेपी को उनकी ही स्टाइल से, दिल्ली वाली स्टाइल से निपटते हैं। विपक्ष के पास आम आदमी पार्टी के रूप में बीजेपी से निपटने का एक नया वेपन मिल गया है। इस वेपन का नाम है संजय सिंह, इस वेपन का नाम है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। किसी ग्राउंड पे लड़ रही सेना को अगर एयर कवर देना होता है तो एयर कवर कई बार बहुत काम आते हैं, तो आम आदमी पार्टी अपोजिशन को यहां पर एयर कवर दे रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी जिस स्ट्रेटजी पे चुनाव लड़ रही है वो सफल होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जमना आसान नहीं है। जिस पार्टी के पास एक प्रधान न रहा हो उत्तर प्रदेश में, वो विधानसभा का चुनाव इतनी ताकतवर तरीके से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनका बहुत कुछ स्टेक में भी है। अब कुछ छोटे दल भी हैं और कांग्रेस भी है। कांग्रेस सक्रिय जरूर दिख रही है इन दिनों, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप जब तक आकर उत्तर प्रदेश में मुद्दों के आधार पर नहीं लड़ेगी, तब तक कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप प्रियंका गांधी के हाथ में है। जब तक प्रियंका यूपी की सड़कों पर उतरकर खुद नहीं संघर्ष करेंगी, तब तक कांग्रेस वो मुकाबला दे पाने की स्थिति में नहीं होगी जिस मुकाबले की तैयारी कांग्रेस कर रही है। अब आ जाइए जो छोटे दलों का गठबंधन है, भागीदारी मोर्चा, जिसमें ताजा एंट्री असदुद्दीन ओवैसी की हुई है। यह मोर्चा खुद में लड़ने में सक्षम है या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही जाएगा? इनके पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि यह कांग्रेस से हाथ मिला लें, लेकिन कांग्रेस में मोर्चे का इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या यह मोर्चा बीएसपी के साथ हाथ मिला सकता है? संभावना है। क्या यह मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला सकता है? संभावना कम है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी पॉलिसी 2022 के लिए क्लियर की है कि वो समझौता गठबंधन तो नहीं करेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात कर सकते हैं। तो क्या यह स्थिति मोर्चा को स्वीकार होगी? इसकी संभावना थोड़ी कम प्रतीत होती है। तो अब बीएसपी या कांग्रेस, मोर्चा के पास यही विकल्प बचते हैं, क्योंकि मोर्चा अकेले जाएगा तो युद्ध जीत नहीं पाएगा। मोर्चे को पता है अगर युद्ध जीतना है तो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेना पड़ेगा, कोई एक बड़ी आर्मी चाहिए होगी, तभी लड़ पाएंगे। मोर्चा अकेले कुछ करिश्मा नहीं कर पाएगा, मोर्चे को किसी का बड़े का साथ चाहिए होगा। वो बड़े को भी बेनिफिट दे जाएगा और खुद भी बेनिफिट लेगा। यह तो हुई सपाट राजनीति, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जिग जैग चलती है। हर हफ्ते, हर घंटे, हर दिन मुद्दे बदलते हैं, तो चुनाव के वक्त की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं। अभी के जो हालात हैं वो मैंने आपको बताए, उस वक्त के हालात पता नहीं कैसे होंगे। कभी कभी शमशान कब्रिस्तान काम कर जाता है और कभी कभी विकास के सैकड़ों का किए हुए काम पर वोट नहीं मिलते हैं। जिस लखनऊ को मायावती ने सजाया और संवारा था, अरबों रुपया लगाकर खूब डेवलपमेंट लखनऊ में कराया था, उस लखनऊ में मायावती के सारे प्रत्याशी हार गए थे 2012 में। तो काम बहुत बारी काम नहीं आता आपके। राजनीति में समीकरण चलते हैं, इक्वेशंस चलते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में। तो आप विकास की गंगा बहाए हों और ये सोचें कि ये जीत की गारंटी है, तो शायद ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि काम बोलता है भी काम नहीं आया 2017 में। तो कई बारी जातीय समीकरण, उस वक्त जनता का मूड क्या है, जनता के बीच आप अपनी बात कैसे पहुंचा पा रहे हैं, और प्रॉपर इक्वेशन जनता तक, अपने वोटर्स तक
सही चीज़ों को पहुंचा पाना, ये एक बड़ी चुनौती होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर और बांदा से लेकर बहराइच तक ये भूगोल है उत्तर प्रदेश का, बहुत बड़ा राज्य है ये। यहां चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं होता, एक देश के चुनाव जैसा होता है। तो आज की डिबेट का मंतव्य यह है कि ये जो चल रहा वर्ष है, महज 12 महीने बचे हैं चुनाव में जाने को, तो ये 12 महीने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए किस प्रकार के होंगे, किसने क्या तैयारी की है और किसका क्या इक्वेशन है। कुछ बयान जल्दी से सुने, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सियासी दल लगातार जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनी है, मुझे लगता है सभी सियासी दल हाशिए पे पहुंच गए। इस आपदा काल में जिस तरह हमने सेवा की जनता की, और इस बीच में जो भी चुनाव हुए उसमें जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। हम नए साल में समाजवादी लोग जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर रहेंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कोरोना काल से लोगों की परेशानियों का मुद्दा हो, चाहे महिला समस्याओं पे, महिलाओं पे अत्याचार का मुद्दा हो, बढ़ते अपराध का मुद्दा हो। हम लगातार सरकार को जगाने का काम करेंगे कि सरकार, आप कुंभकर्ण की नींद में सोए, जगिए। जनता ने आपको चुना था, आपने जनता को नहीं चुना था। आप धन्ना सेठों की मदद मत कीजिए, आप जनता की मदद कीजिए। जनता परेशान है, जनता की परेशानियों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। ये चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मूड में चला जाएगा। तो इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जवाबदेही होगी जनता के बीच में, क्योंकि यही तय करेगा चुनाव कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो परिणाम आने वाले हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो ये साल सियासी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है। सबके अपने अपने लक्ष्य हैं और निर्धारित लक्ष्यों को पालन करना और उसको पूरा करना, ये चुनौती होगी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उनकी जिनकी स्टेक पे है, उनकी भी जो भी न्यूकमर हैं और उनकी भी जो राजनीति में जड़े जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की डिबेट का ये सारांश है। हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अरविंद यादव पीएसपीएल से हैं, असीम वकार एएमआईएम से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी से और मनोज पांडे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और धन्यवाद। बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया। अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करते हैं। आपको अपना किला बचाना है, सबसे बड़ी चुनौती आपके समक्ष है कि आप अपना किला कैसे बचाएंगे, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव होता है वो अन्य चुनावों के मुकाबले बिल्कुल अलग होता है। तो चुनौती आपके समक्ष ज़्यादा बड़ी है दूसरों के मुकाबले। आज 2021 के पहले दिन ये बहस की शुरुआत करने से पहले आपको और तमामतर साथियों को अंग्रेज़ी मान्यता के इस नए साल के ऊपर सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं अपेक्षा करूंगा कि 21वीं सदी का जो ये 21वां साल आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी और भारतवर्ष को भी 21 ही साबित करेगा हर मुद्दे के ऊपर। क्यों? इसलिए कि अभी कंटिन्यूएशन में कई हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आपने हमारे कंडक्ट करा दिए। कहा कि ये वाला इलेक्शन है, ये वाला बाई इलेक्शन है, ये वाला चुनाव है, यह सब लिटमस टेस्ट है और ये सब सेमीफाइनल्स है। और मैं कह सकता हूं कि ज़बान खलक ही ज़बान खुदा होती है, और ज़बान खुदा ने यह फरमान सुनाया कि भारतीय जनता पार्टी सूबाए उत्तर प्रदेश के अंदर खिदमत करने के लिए नंबर 1 की पार्टी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कार्यक्रम, हमारी नीतियां और हमारे आलोचकों के द्वारा कही गई बातें हमको और आगे मार्ग में करेक्टिव्स अप्लाई करके एक नए रास्ते पर चलने का और एक अच्छे रास्ते पे उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम करेगी। ओके, तो क्या आपने 4 साल में ऐसा क्या काम किया है जिसको आपको लगता है कि ये आपका अचीवमेंट है और जनता आपको वोट दे? 4 साल में उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार योजना के तहत बनाई गई सड़कें, शौचालय, केंद्र की सरकार की तमाम तर योजनाएं, डायरेक्ट राज्य के नाम पे चुनाव लड़ेंगे आप तो प्रधानमंत्री जी का गिनाने लगे। नहीं, पार्लियामेंट दूर है। देखिए, पार्टी इंटीग्रेटेड है और हमारे पास ऐसा मौन प्रधानमंत्री नहीं है जो चुनाव की कैंपेन में ना आए और जिसकी नीति और कार्यक्रम को हम जनता के बीच में ना ले जा सके। और हम क्या ले जाएंगे? हमारे आलोचक खुद ही ले जाते हैं, उसी पे जेरे बहस सारी डिबेट कंडक्ट। 4 साल में 4 काम तो बताओ पूरी जी, मैंने आपको वोट क्यों दें?
मैंने आपको बताया जिस आप तरीके हम वोट दें, हाँ, मतलब जनता वोट आपको क्यों दे? एक और बता देता हूं। इस उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने मऊ में देखा था, मुख्तार अंसारी खोली राइफल लेकर के जीप में निकलकर दंगा करता था और सरकार दंगा कंट्रोल करने में असफल थी। आज वो भागे भागे घूम रहे हैं। सूबाए पंजाब की सरकार ट्रांजिट वारंट के बावजूद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की धरती में न्यायिक अवरोध ये पैदा बात करके क्लियर हुई कि आपको फैसला- मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट चाहिए। ठीक, नहीं, दूसरा माफियाओं के नाम पर अगर माफियाओं का दमन करना ओके, ये मैं समझ कोई गया। अपराध है तो हमने नहीं, खून ठीक बात खजाने है, ये ओके। अपराध किया है। चलो मैं मुख्तार किसी का को नाम बोल- काट के माफिया लिख लेता हूं। आप मुख्तार भी दूसरा- लिख ले, मेरे कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि मुझे नाम लेने में परेशानी हो मुख्तार का। ओके, पॉइंट दूसरा क्या काम किया आपने कि वोट मिले आपको? एग्रीकल्चर के सेक्टर में जिस तरह स्प्रिंकलर इरिगेशन की योजनाओं को केंद्रीय असिस्टेंस से हमने उत्तर प्रदेश में लागू किया और आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आगे बढ़ा है, पीछे नहीं हटा। ओके, प्रधानमंत्री के द्वारा कोई केंद्र एक से माइलस्टोन अमृत अचीवमेंट आप, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं, आप नहीं बता पा रहे हैं। नहीं, कि आपको वोट लग क्यों रहा है दें? नहीं बता पा रहे हैं। स्प्रिंकलर क्या होता है भाई? ये स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर रहे हो, ड्रिप इसका हम इरिगेशन, वोट दे दें? ड्रिप इरिगेशन। आपने तो पता अरे डिबेट को कॉमेडी तो ये बना आप दिया। तय करने दीजिए ना। आप तो बिहार के चुनाव आप में भी मुख्तार अंसारी के नाम आरजेडी पर को वोट जिता मांग रहे रहे थे हो। ना। आप तो बिहार के चुनाव में भी आरजेडी को मेरे जिता रहे काबिल थे। दोस्त, और मैं मैंने आपको एक दिन पूरा पहले वक्त दे रहा आपसे हूं। जो कहा आप मेरे वो अगले दिन सुन तो लो। साबित हुआ। सुन तो लो, आपकी धारणाएं हो सकती हैं, उसको नमस्कार। आप मेरे काबिल दोस्त हैं। बिल्कुल। मैंने तो केवल यही पूछा कि भाई 4 साल में 4 काम तो बताओ। मैंने बता तो दिया। आप प्रधानमंत्री जी आंखें का चार गिना रहे हो, करके देख लिए। फिर मुख्तार का नाम आंखें बता रहे हो, critical करके फिर देख कह रहे हो लिए। कि स्प्रिंकलर उसका से भी हमने स्वागत सिंचाई है। करा दी। उसका भी चलो स्वागत मान है। लिया, चौथा बता दो। अच्छा, इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं आया जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ हो फर्टिलाइजर न मिलने के कारण से, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स। ओके, ठीक। तो ये इन 4 वजहों से आपको वोट मिले। ठीक बात है। बहुत सी वजह है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस है। ओके, चुनाव को मनोज भी पांडे जी, univariate आपके मित्र को मैं analysis आमंत्रित नहीं करता हूं। होता। स्वागत है पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपका कनेक्शन थोड़ा सा पुअर आ रहा है, बट हम कोशिश करेंगे कि आपसे वार्ता के दौरान ये कनेक्शन जुड़ा रहे। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी को जनता वोट क्यों दे? देखिए ब्रिजेश भाई, सबसे पहले तो आपको और आज साथ बैठे हुए सभी डिबेट के साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने नव वर्ष के पहले दिन ही ये डिबेट 2022 के चुनाव पर आपने शुरू कर दिया। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। यद्यपि देखिए, आपने एक ऐसा सवाल किया कि समाजवादी पार्टी को क्यों वोट दे जनता। देखिए, उसका तो कुछ उत्तर अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दिया है। उन्होंने कुछ काम गिनाए हैं, लेकिन अगर हम काम की बात करें विजय जी, तो 2000 से 12 और 2000 से 17 उत्तर प्रदेश की जनता आज उन कार्यों को महसूस कर रही है, चाहे वो समाजवादी पेंशन रही हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सब जनपदों को डबल लेन से जोड़े जाने का रहा हो, चाहे बच्चियों को लैपटॉप देने का सवाल रहा हो, चाहे लोहिया ग्राम समग्र योजना लाने का काम रहा हो, और चाहे जिनेश्वर मिश्रा आवास योजना रही हो, या बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का रहा हो। और एक साथ हिंदुस्तान की पहली सरकार थी जिसने पौने 2 लाख शिक्षा मित्रों को सीधे सरकारी सेवा में जोड़ने का काम किया। वित्तहीन टीचरों को वेतन देने का मानदेय किया। नहीं, ये तो आपके पुराने सरकार के काम है। काम बोलता है, बोला नहीं 2017 में। अब आपके पास क्या है? अब आपको वोट क्यों दें? आपसे मैं वो कारण जानना चाहता हूं। 4 साल में जी आदरणीय ब्रिजेश जी, 4 साल में उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो किसान हो, आज किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिला, किसान को आत्महत्या करना पड़ा। आज देश का किसान इस ठंडी में आज दिल्ली बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। वो देख रहा है कि बिचौलियों ने किस तरीके से उसके धान और गेहूं की खेती से खिलवाड़ किया। नहरों में पानी नहीं मिला, बेरोजगारी का परसेंटेज 3.7 बढ़ गया है। और हमारे साथी अभी एग्रीकल्चर की कुछ योजनाओं को, जो केंद्र सरकार की 3 योजनाएं उन्होंने बताई, स्प्रिंकलर से सिंचाई की कोई योजना लाए हैं, रोहित उसका लाभ ले रहे हैं काफी। एक योजना बताई, मुख्तार अंसारी का मकान गिरा दिया। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये काम इन्होंने किया। इन्होंने विजय मिश्रा का भी मकान गिरवा दिया, इन्होंने विकास दुबे का भी मकान गिरवा दिया, और तमाम ऐसे इन्होंने काम किए हैं जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता को विचार करना चाहिए कि इन्होंने कितने कितने मकान गिरवाए हैं, उस पर हमको इनको कितना वोट देना चाहिए। आपकी बातों से मुझे कुछ जातिवाद की बू आ रही है पांडे जी। जी, आपकी बातों से मुझे कुछ जातिवाद झलक रहा है। मैं समाजवादी हूं ब्रजेश भाई,
मैं कट्टर समाजवादी हूँ, और लेकिन मैंने ये कहा, जब मैंने उसी बात नहीं को नहीं, जोड़ा, आप पांडे जी, मुझे लगता नहीं जैसे कि आप उन्होंने पूरे कहा, समाजवादी हैं, आप थोड़ा जातिवादी लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आपने दो नाम जो गिनाए वो दोनों आपने एक समाज के ही गिनाए। नहीं ब्रजेश भाई, मैंने गिनाया कि मुख्तार अंसारी का भी बाद में गिराया है इन्होंने, कुछ पता नहीं क्या गिराया है, पेपर में आया था, लेकिन उसके पहले विजय मिश्रा का मकान गिरते हुए हमने देखा था, विकास दुबे का भी अतीक का नहीं मकान देखा गिरते हुए था, हमने देखा था। अतीक की संपत्तियां नहीं देखी ओके, थी। ऑल राइट, ओके, समझ गए बात। ओके, उमा शंकर पांडे को लाया जाए। उमा शंकर जी, आप बताइए भाई, प्रियंका गांधी कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में अब 2021 आ गया और अभी तक प्रियंका गांधी का कुछ अता पता नहीं, और आप लोग हंडिया लेके, गाय की हड्डी लेके घूम रहे हैं प्रदेश में, तो क्या इसका इम्पोर्टेंस है जब प्रियंका गांधी खुद मैदान में नहीं है? पहले अपने सेनापति को तो बुलाइए। ब्रजेश जी, हमारे सेनापति उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू जी हैं, जिनको आप रोज देख रहे हैं, रोज लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, जेल मैं तो उन जाते बेचारों हुए, को जेल जाते देखता हूं, गिरफ्तारी 48 देते हुए। आप देख रहे हैं कितनी बेचैन है योगी सरकार की। 1 साल के कार्यकाल में 48 बार अजय लल्लू जी को इन्होंने गिरफ्तार किया। ये छोटी बात नहीं है। अजय लल्लू जी ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा कि मेरे साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। इतनी बेचैन योगी सरकार क्या किसी और दल के साथ आपको तो क्या अजय दिखाई दे लल्लू रही है? मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के? ये तो बड़ी दूर की बात आप कर रहे हैं। जो विधायकों का अधिकार है, विधायक दल तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वो तो प्रियंका शीर्ष जी का नेतृत्व- क्या रोल है? उमा शंकर जी, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। कांग्रेस पार्टी की परंपरा है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज स्टेट का होता है। प्रियंका गांधी जी प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व तो में यूपी आ क्यों नहीं रही हैं? यूपी वो पहले भी कई बार आई। आपने देखा उम्भा में, सोनभद्र में, आपने वो तो देखा। साल 1.5 साल पहले की बात है, ताजा बात हाँ करो। हाँ, ताजा। उसके बाद कोरोना काल में लगातार एक्टिव रही। उन्हीं के ऊपर, सिर्फ प्रियंका गांधी जी के ऊपर कोरोना महामारी का मुकदमा योगी जी ने दर्ज किया। और किसी नेता के ऊपर दर्ज हुआ क्या? और किसी पार्टी के नेता जेल गए क्या? तो इसका मतलब संघर्ष कौन कर रहा है जनता के मुद्दों पर? कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं ब्रजेश जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया। 70 साल की आज़ादी में, गणतंत्र के लागू होने के बाद 70 साल चुनाव हुए हैं, जिसमें 33 साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और 37 साल गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं। लेकिन जितने IIT यूपी में बने, एम्स बने, चीनी मिलें खुली, जो फैक्ट्रियां थी, जो सड़कें थी, जो नदियों का जाल था, जो हॉस्पिटल्स थे, ये उठा के देख लीजिए, सबकी सब कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाया। और हमारी सरकार गई तो कानपुर का टेक्सटाइल मिल से लेके अंबेडकर नगर उमा के शंकर जी, मरेला प्लीज मिल से कॉपरेट। लेके ओके, सारी वैभव महेश्वरी चीनी को लाया जाए, मिलों आम को आदमी लेकर पार्टी एक-एक के करके बंद होती प्रवक्ता रही। हैं। वैभव जी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ने का दिखावा कर रही है। अब दिख रही है या दिखावा कर रही है तो अब आपकी बात से पता चलेगा। आपका उत्तर प्रदेश में क्यों इतना इंटरेस्ट है? और दूसरी बात, आपको उत्तर प्रदेश के लोग वोट क्यों दें? ना आपके पास संगठन है, ना आपके पास अभी उत्तर प्रदेश का कोई अनुभव है, तो आप उत्तर प्रदेश की जैसी फास्ट पिच पर मैच खेलने आए हैं। आपको अंदाजा है आप कहाँ चुनाव लड़ने आए हैं? देखिए ब्रिजेश जी, आम आदमी पार्टी जो है वो संघर्ष से निकली हुई पार्टी है और बहुत ही ज्यादा अनुभव, जिसको कहते हैं ना राजनीतिक अनुभव, जो बहुत सालों का अनुभव जो और पार्टियों के पास है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो अनुभव हमारे पास नहीं है। लेकिन यही हमारी खूबी है कि हमको अनुभव नहीं है घोटालों का, हमको अनुभव नहीं है झूठे वादों का, हमको अनुभव नहीं है अपने मैनिफेस्टो में दावे करके उनको भूल जाने का। एक बहुत ही फ्रेश आइडियाज के साथ टेक्नोक्रेट्स की पार्टी है जो कि जो बोलते हैं वही करना जानते हैं। अब आते हैं कि ग्राम पंचायत के, जिला पंचायत के जो चुनाव हैं, इसमें आम आदमी पार्टी क्यों उतर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जब चुन के आते हैं तो वो ये बताते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का मानना यह है कि भारत जैसे देश में सबसे पहले स्मार्ट विलेज बनाए जाने चाहिए और स्मार्ट विलेज से भी पहले स्मार्ट विलेजर्स बनाने चाहिए। यानी कि गांव के लोगों को अगर स्मार्ट कर दिया जाए, उनको अगर वो साधन मुहैया करा दिए जाएं, उनके पास पर्याप्त स्कूल हो, उनके पास गांव के अपने क्लिनिक हो जहां उनको दिखाया जा सके मरीजों को, उनके पास अपने सिंचाई के साधन हो, अपनी टेक्नोलॉजी हो, हर जगह 4G पहुंच गया है, 5G पहुंच गया है, लेकिन उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज चलाने के अलावा गांव के लोगों को तकनीक का सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो आज अगर जीवन को आसान करने में इन तकनीक का लाभ दे दिया जाए गांव में, तो स्मार्ट विलेजर बन जाएगा। जातियां चुनाव लड़ती हैं, स्मार्ट विलेजर से स्मार्ट आपके विलेज साथ बन कौन जाएगा सी और जाति पूरा है, कंट्री स्मार्ट हो किस जाएगा। जाति के दम पर आप चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में तो जातियों का चुनाव होता है। हमारे पास सबसे बड़ी जाति है, हमारे पास बेरोजगारों की जाति है,
हमारे पास बिजली के मीटरों से परेशान लोगों की जाति है, हमारे पास पुलिस के फर्जी मुकदमों से पीड़ित लोगों की जाति है, हमारे पास हर वो जाति है जिसको पिछले 70 सालों में जो उसका हक था जो नहीं मिला वो उसको मिलना चाहिए। वो हर आदमी आम आदमी पार्टी के पक्ष में बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ देख रहा है। अभी बड़ा एक मजेदार वाकया हुआ, मैं एक जगह पर गया था, मैंने किसी गांव के एक चाचा से पूछा कि भाई आप लोग जाति पर वोट ही क्यों देते हो? तो उसने कहा देखिए 4 पार्टी है, चारों पार्टी अपनी अपनी जाति के गुंडे को वोट लड़ाती है, वोट को खड़ा करती है। हमारी मजबूरी है, हम अपनी जात वाले गुंडे को अगर वोट दे देंगे तो हमको परेशान कम से कम नहीं करेगा। हमने कहा चाचा अगर वोट हम अगर तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप किसी गुंडे को वोट नहीं दोगे, टिकट नहीं दोगे? अगर आप आओगे तो आप गांव के 5वें गुंडे को टिकट दे दोगे? नहीं, ये तो पार्टी का सिद्धांत है कि कोई भी गंभीर अपराध, रेप, बलात्कारी अपराधी हो तो उसको तो आम आदमी पार्टी में जगह कभी नहीं दी जाती। आखिरी वक्त में भी अगर उसके नाम का कोई ऐसा केस पता चलता है हम लोग कैंसिल। असीम वकार एएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उसमें जाएंगे तो हमारी और दूसरी पार्टियों में कोई फर्क नहीं रहेगा। वकार साहब बड़े तामझाम के साथ ओवैसी साहब आए और गठबंधन करके ओम प्रकाश राजभर के साथ चले गए, लेकिन उसके बाद से अता पता नहीं है कि आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में आपकी कोई जमीन नहीं है? सर शायद आपको जानकारी नहीं है कि हम गुजरात भी जा रहे हैं। ओवैसी साहब ने ही ऐलान किया है गुजरात में भी, और मैं समझता हूं कि अब राष्ट्रीय पार्टी बनने से एमआईएम को कोई रोक नहीं सकता। बाकी हमारा यहाँ क्या है क्या नहीं है, क्या मिलेगा क्या खोया जाएगा क्या पाया जाएगा, ये तो चुनाव में तय होगा। चुनाव आने दीजिए, चुनाव में हम सब खड़े होंगे, तो जिसकी जितनी हैसियत होगी, जनता जिससे इतना प्यार करती होगी, उसके हिस्से में उतना आ जाएगा। पर आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कुछ आपको। जी बताइए। आप पिछली बार उत्तर प्रदेश में आए थे चुनाव लड़ने, सारी सीटों पर जमानत चली गई थी, घर के पैसे चले गए थे। जी। उसके बाद ये जोखिम क्यों ले रहे हैं आप? जी सर, एक ज़माना ऐसा था कि जब बहुजन समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी काशीराम साहब के ज़माने में, तो जो सबसे हाईएस्ट वोट मिले थे वो शायद 150 मिले थे कैंडिडेट को। चंडीगढ़ वगैरह कहीं हिमाचल में लड़ी थी। तो आप दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक दौर ऐसा था, जो आज केंद्र में 2-2 बार सरकार बना रहे हैं लगातार, एक दौर इनका ऐसा था कि इनके पास सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे। जी। तो सर ये कोई बड़ी बात नहीं है, संघर्ष से ही रास्ता निकलता है। आप बुरा न माने तो एक और सवाल कर। बिल्कुल करें सर, 3 करें आप। ओके। लोग ये कहते हैं कि आप वहीं चुनाव लड़ने जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है। दूसरे अल्फाजों में आप ये कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं? मैं देखिए, ओहो, नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूं, यू आर माई फ्रेंड, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं? सर सुनिए, मैं नहीं कह सकता, ऐसे शब्दों का मैं कभी इस्तेमाल ही नहीं करता। सुनिए सर, सुनिए, मैं शिष्टाचार का हमेशा पालन करता हूं। सुनिए सर, जब मुसलमानों ने एनआरसी और एनपीआर का विरोध किया, सीए का विरोध किया, तो कहा गया ये सब आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। तो क्या इस आरोप को सुनकर वो संघर्ष बंद कर देते? आज हिंदुस्तान का किसान अपने हक के लिए किसान बिल का विरोध में सड़कों पर बैठा है, तो बहुत से लोग जो सरकारों से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, ये नक्सल हैं। तो क्या इन आरोपों से डरकर किसान अपना संघर्ष छोड़ दे? उसी तरह से जिनको हमसे खतरा है, जो हमसे डरते हैं, वो हम पे आरोप लगाते हैं। तो क्या इनके आरोपों से डरकर हम राजनीति छोड़ दें? पर बहुत से मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के जीतने की वजह असदुद्दीन ओवैसी हैं। मुनव्वर राना साहब इतने नामचीन शायर हैं, उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए आपके पार्टी के सदर यानी ओवैसी साहब पर? देखिए, मुनव्वर राना साहब की उम्र बहुत हो गई है, और मैं समझता हूं कि जैसा दिमाग उनका पहले काम करता था वैसा काम भी नहीं करता है। अच्छे इंसान हैं और काफ़ी नामचीन इंसान हैं, तो उनकी तवक्को भी समाज से और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से बहुत। हम लोग क्यों न माने राणा साहब? सुनिए सर, सुनिए, नहीं आप मानिए, सुनिए सर। देखिए, राणा साहब एक शायर, और राणा साहब के जैसे बहुत से शायर, मैं बहुत इज्जत करता हूं राणा साहब की। लग नहीं रहा आपके टोन से। राणा साहब नहीं सर, सुनिए, राणा साहब भी एक शायर की बड़ी इज्जत करते। उनका नाम है राहत इंदौरी, इंतकाल फरमा गए मरहूम। राणा साहब से अगर आप राहत इंदौरी की बात पूछिएगा तो राणा साहब कहेंगे साहब बहुत काबिल और काबिल एहतराम शायर। राणा साहब भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे जी। और वही राहत इंदौरी साहब ने ये कहा एक लाइव मुशायरे में खड़े होकर कि मेरी नसों में जो खून दौड़ रहा है ये खून ओवैसी साहब का है, और जिन आंखों से मैं देख रहा हूं आज
इन आंखों की जो मतलब ये रोशनी है उत्तर वो प्रदेश ऐसी में साफ की है। एक मुसलमानों में अब एक संदेश शहर ये कह रहा है कि है बिहार में सुनिए बीजेपी सर, जेडीयू की सुनिए सरकार सर, बनी अब तो वजह पूरा- असदुद्दीन पूरा तो ओवैसी। बोलने दीजिए सर, पूरा बोलने दीजिए। अब एक शहर ये कह रहा है कि मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून ओवैसी का, दिल चाहे इनका मान लीजिए और दिल चाहे राणा साहब का मान लीजिए। वो भाई हम अपनी लोग तो अपनी यूपी फितरत के, है हम सर। लोग तो मुनव्वर राणा साहब के बड़े फैन हैं। नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि आप और बड़े वाले ऐसी बन जाए उनके। अच्छा ठीक जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ सर, खूब बनिए आप। ऑलराइट, रोहित अग्रवाल सर उनका देखिए, एक बुरा शेर मत था, मानिए, सर उनका एक शेर था। आप मेरे दोस्त, मैं तो सर हमेशा सर सम्मान सर करता हूं। सर सर एक उनका एक शेर था कि सरकार मुंह भराई की रस्म बखूबी जानती है, और क्या वो जब आती है तो वो टुकड़ा डाल देती है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ टुकड़े किसको किसको डाले जा रहे हैं। आप लोग मतलब भी जानते मुनव्वर हैं, हम राणा भी साहब को जानते हैं टुकड़ा सर। डाला गया है। अच्छा शेर था उनका, बहुत अच्छा शेर था सर। ओके, बहुत रोहित अच्छा शेर अग्रवाल, था। और राष्ट्रीय हम लोग लोकदल इस की शेर क्या की तैयारी बड़ी- है? आपका तो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, या फिर आप कुछ और विकल्पों पर विचार कर रहे हैं? नहीं ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आपको व हमारे प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि जो नववर्ष पुराने साल में हमने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, किसान आंदोलन का सामना किया, नव वर्ष में वो समस्याएं अरे नहीं अमित रहेंगी। पुरी को भी नए साल की दूसरी बधाई चीज, दे दो। हमारा बिल्कुल गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ। नहीं, अमित पुरी प्रदेश में तो मानते ही होंगे अपने आप को, तो प्रदेशवासियों में आ गए वो। अच्छा ठीक। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और हमारी पुरानी दोस्ती है, वो बरकरार रहेगी। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के 5 काम गिनवाता हूं जो अमित पुरी नहीं गिनवा पाए। पहली चीज तो अमित पुरी जी को ये बता दूं कि किसानों का नाम लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि नैतिक आधार पे आपको किसानों का नाम लेने से बचना चाहिए। जिस तरीके से आज 35 दिनों से किसान आंदोलित है, उसके बाद आप बता रहे हैं किसानों के लिए हमने ना जाने कौन से खजाना खोल डाला। मैं आपको बताता हूं इनके 5 काम। पहला काम, लुटियन जोन का बंगला बरकरार रखने के लिए किसानों की पेटेंटिंग चाहिए इन्हें। लुटियन जोन के बंगले के लिए पुरी जी, बहुत लड़े। मुझे जब आप नाम ले रहे थे ना किसानों का, तब मुझे वो अब आपको पेटेंटिंग कर रखी है, क्योंकि लुटियन जोन का बंगला नहीं मिला, रिटेन नहीं हो पाया। लुटियन जोन का अच्छा, मेरे सम्मान में नहीं बोला तो पुरी जी आप शांत हो जाइए। अमित पुरी जी सुन लीजिए अपने 5 काम। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो रोहित। आप ही के 5 काम सुना रहा हूं। रोहित गो अहेड, जल्दी। जातिगत आधार पे पोस्टिंग, हनुमान जी की जाति बताना, जातिगत आधार पे कार्रवाई करना, हाथरस उन्नाव व अन्य सबने देखा है। कोरोना के अंदर भ्रष्टाचार, पीपी किट के अंदर भ्रष्टाचार, स्वदेशी के नाम पे भी भ्रष्टाचार शुरू कर दिया इन्होंने। किसानों को बेसहारा छोड़ा इन्होंने, महिला क्राइम व यूपी के अंदर जंगल राज कायम करने में अभी बाई इलेक्शन में भी ये मुद्दे ले गए थे। यही मुद्दे बाई इलेक्शन में ले गए थे। यही मुद्दे बाई इलेक्शन में ले गए थे। सुन लो, कम से कम अपने 5 काम गिनवा नहीं पाए हो। हम गिना चुके, हमसे तो गिन लो, हमने गिना दिए, हम आपके गिनवाएंगे जब और उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है क्या किया है। लोकदल पूरी तरीके से तैयार है। राष्ट्रीय लोकदल बूथ स्तर पे नई तरीके से अपनी कमेटियां बना रहा है, मेंबरशिप ड्राइव चला रहा है, और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी अरविंद यादव, किसानों का जो दुर्दशा की है उसका जवाब इनको 2022 के चुनाव में देगा। ओके, अरविंद यादव, शिवपाल यादव का क्या स्टैंड है इस चुनाव को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम आपको और पूरे दर्शकों को, पूरे प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग पैनल में बैठे हैं उनको विशेष तौर पे नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमें तो ये आशा और उम्मीद थी कि आप मुझसे वही सवाल करेंगे कि आपके नेता ट्विटर केवल फेसबुक पे रहते हैं, आपके नेता क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं आते? नहीं, मैं तो यही सोच रहा था कि सारे नेताओं की जिक्र यही हो रही थी, हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह की ऐसी जिक्र क्यों नहीं होती कि ये नहीं आते, नहीं करते, केवल ट्विटर फेसबुक पे रहते। मेरे पे इतना चौकन्ना आप लोग क्यों रहते हो? मैं समझ नहीं, मैं तो भाई जनता की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। नहीं, यही तो निष्पक्ष है। देखिए आदरणीय ब्रिजेश जी, सच्चाई ये है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी न किसी के बहकावे में है, न फुसलाने में है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार ये बातें कह रहे हैं कि हम अपने छोटे छोटे दलों के साथ एक अलायंस करेंगे, उसके साथ बड़ी दल के साथ जाएंगे। ये भी सच है। देखिए, ये आने वाला वक्त बता देगा। नहीं, बताना तो पड़ेगा। कांग्रेस से बड़ा दल बीएसपी है, नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी है। राजनीतिक रणनीति को अभी हम लोग नहीं शेयर करना चाहते। अभी हम जो कर रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। क्या एक चीज और बता सकते हो आप कि पूरे संगठन को, पूरे प्रदेश में ओवैसी आपके साथ हैं अथवा नहीं? नहीं, अभी एक सब कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं आदरणीय ब्रिजेश जी, अभी हम लोग केवल अपने संगठन पे ध्यान दे रहे हैं। प्रसपा गांव गांव पांव पांव पदयात्रा निकाल रही है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी लखीमपुर से लेके देवरिया, गाजीपुर, मेरठ, बलिया, कोई ऐसा जनपद नहीं होगा जहां कार्यक्रम नहीं लगे हैं। प्रत्येक दिन प्रत्येक जिलों में कार्यक्रम लग गए हैं अभी से ही। पर ऐसा करके आप तो बीजेपी को मजबूत कर रहे हो ना? नहीं, कहां बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं? हम लोगों ने तो नारा ही दिया है कि गैर बीजेपी की सरकार।
मुझे लग रहा है कि जिस तो क्या आप तरीके लोग से समाजवादी पार्टी के लिए छिपे तौर पे काम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आदरणीय ब्रजेश जी फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि ना मुझे इनसे कोई द्वेष है रही, ना कोई इनसे उम्मीद रही। अब हम लोग स्पष्ट हैं, हम लोग ने अपना रास्ता चुन लिया नाम है। नो समाजवादी, और ओके? नहीं नहीं, देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, मैं पुनः कह रहा हूं कि भाजपा को हटाने के लिए जो माननीय श्री शिवपाल सिंह जी ने त्याग और संघर्ष किया है, वो शायद उत्तर प्रदेश में कोई नेता ने त्याग ओके, और संघर्ष वीरेन नहीं जी आ किया। गए हैं डिबेट वो में। गांधी जी ने Thank ही you. त्याग संघर्ष किया था, थैंक जिस यू तरीके से भाई। अंग्रेजों को वीरेन जी, हटाने उत्तर के लिए, प्रदेश वही में अब सिर्फ 2021 माननीय लग गया, श्री आपको शिवपाल बहुत बहुत सिंह यादव बधाई जी और कर रहे हैं। शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को। और 2021 में देखिए 22 की तैयारी शुरू हो गई है और सब लोग अभी मुझे यहाँ गोल गोल घुमा रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो थोड़ा सा इन लोग को जवाब दीजिए। देखिए, पिछला जो साल गया है वो ये अनुभव देकर गया है कि मशहूर वो हुए हैं जो काबिल न थे और मंजिल उन्हें मिली जो रेस में शामिल न थे। तो हमारे देश की राजनीति का चरित्र जैसे था वैसे रहेगा, ज़्यादा बदलेगा नहीं। इस देश में एक एक हज़ार किलोमीटर पैदल चलकर लोग आए, रेलगाड़ी बंद हो गई, बसें बंद हो गई, खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब वोट पड़ा बिहार में तो हिंदू मुसलमान पे वोट दिया। बीजेपी जीत गई फिर चुनाव और वो फिर जीतने का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो जिनके साथ ओवैसी हैं उनको कौन जीतने से रोक सकता है? अभी हमारे साथी बैठे वकार साहब, ओवैसी इतने इम्पोर्टेंट हो गए भाई। बिहार में देश के मुसलमानों ने देखा है कि ओवैसी ने 5 सीटें जीती हैं और भाजपा की सरकार बनी है। मुनव्वर राना ने तो ये कहा भाई कि मुसलमानों तुम्हें ओवैसी की जीत मुबारक और बिहार में जनता की हार। अब वो राणा साहब बड़े शायर हैं, दूरदर्शी आदमी हैं, हो सकता है कि उनकी बात में सच्चाई हो। लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस भी अब लगभग ख़त्म होती जा रही है। अब बीजेपी से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, और यही दोनों के बीच इर्द गिर्द आगे गठबंधन बनेगा। एक गठबंधन यह दिखता है कि अखिलेश यादव, केजरीवाल और ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन बने। एक गठबंधन यह दिखता है कि शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर और हमारे वकार साहब की पार्टी और मायावती, इनका गठबंधन बने। लेकिन इन दोनों बड़े गठबंधनों में कोई कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस 7 विधायक जीती थी, 2 भाग चुके हैं। अभी इनके पास 5 बचे हैं। जी मतलब पार्टी छोड़े हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। हाँ, दोनों रायबरेली के हैं। और अगर चुनाव अब की लोकसभा हुआ तो रायबरेली में भी कांग्रेस पता नहीं जीत पाएगी कि नहीं, इसकी संभावना कम है, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार जो भी हो, जैसा भी सोचते हो वो जाने। लेकिन हालत इस हद तक पहुंच गई है ब्रजेश जी कि गांव में एक लड़के की सगाई टूट गई तो बगल वाले ने शुभचिंतक के नाते पूछ लिया कि भाई साहब, दुखी परिवार से, भाई साहब सगाई आखिर क्यों टूट गई? तो लड़के के बाप ने कहा, यार किसी ने अफवाह फैला दी कि लड़का कांग्रेसी है। तो अब तो शादी ब्याह तक नहीं हो रहा है कांग्रेसियन के। ऐसा नहीं है वीरेन, हैं? ऐसा भी कोई लड़की देने को तैयार नहीं है इनको, नहीं है ऐसी स्थिति। तो अब बची लड़ाई का जो अगला कोण होगा। देखिए का तथ्य ले लीजिए, 3 जगहों पर हमने सपा को हराया है। नहीं, ये हराया कि जीता आपने, ये बताइए। नहीं, 3 जगह पे सपा हमसे पीछे रही है, 6 में 3। और यहाँ सगाई तोड़वाए दे रहे हैं, यहाँ सगाई तोड़वा रहे हैं। ये मजा नहीं आया वीरेंद्र जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सच्चाई है उसको झुटलाया नहीं जा सकता जी। सच्चाई यही है कि सपा लोग 3 ये जगह जान हारी, रहे मुख्य हैं विपक्ष हम है कि ओवैसी आए हैं तो मुसलमानों का वोट काटने के लिए आए हैं।
लोग ये भी जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो बीजेपी का वोट काटेगी। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष है। अखिलेश यादव के पास संगठन भी है, नौजवान है, भीड़ है, टक्कर भी दे सकते हैं भाजपा को। तो जो उनके खिलाफ लड़ेगा तो उनको बीजेपी को ही तो फायदा होगा जितना वोट बटेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार भाई डेमोक्रेसी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब इसमें तो है नहीं कि ओवैसी साहब चुनाव न लड़े, क्यों न लड़े भाई, डेमोक्रेसी है। नहीं, वो तो ठीक बात है, बिहार में भी तो डेमोक्रेसी थी और ओवैसी साहब लड़े और तेजस्वी यादव हारे। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि बहुदलीय व्यवस्था ने बहुत बार नुकसान भी किया है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी सरकार के भी 4 साल हो जाएंगे। बीजेपी सरकार को इस नए साल में चुनाव लड़ना है तो उसको अपनी उपलब्धियां बतानी होंगी। बताया तो मुख्तार अंसारी, स्प्रिंकलर सिंचाई। आपको नहीं लगती? आपकी मर्जी, आवाम को लगती है। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ पुरी जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे? मैंने बता रहा हूँ, स्प्रिंकलर गिनाया, मुख्तार अंसारी बिल्कुल गिनाया, माफिया गिनाया, अरे डंके की चोट पे गिनाया, प्रधानमंत्री सड़क बताई, बिल्कुल गिनाया, शौचालय बताया, बता तो दिया। अच्छा, ये सब नाम बदल बदल के रख लिया साहब, एक सेकंड। हाँ, पुरी साहब के लिए एक शेर अर्ज करूंगा। इरशाद इरशाद इरशाद। कि इतने कमजोर हुए हैं हम तो उनकी मोहब्बत में, इतने कमजोर हुए हैं अब उनकी मोहब्बत में कि अब चींटी भी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। कब तक निभाती किराए की शोहरतें, कागज का लिबास था एक झटके में फट गया। कब तक निभाती किराए की शोहरतें, कागज का लिबास था एक झटके में फट गया। आज समय कम है, बहुत कम है आज। इतने कमजोर हुए हैं सनम की बेवफाई से कि अब चींटी भी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। भाई मैं कोई मुशायरा नहीं बुलाया, वो तो कांग्रेस ने मैं कोई मुशायरा नहीं बुलाया, वो तो कांग्रेस ने खाट यात्रा शुरू की थी। अब हम मुशायरा शुरू हो अरे साल के पहले भी कर लीजिए भाई, सफाई में इस बार नहीं हुआ ना, खटिया खड़ी हो रही है। अरे वो कांग्रेस खाट से घाट तक की यात्रा कर रही थी, जनता कांग्रेस कर रही थी, खाट से घाट तक की यात्रा। एक सेकंड, खुदा मिला कंप्लीट कर ले सनम। बीरेन जी कंप्लीट, हम तो खटिया पे बेहतरीन बैठे हैं, ठस जिस तरह से आपकी खड़ी हो रही है। वो राहुल गांधी बिछा रहे थे खटिया, 27 साल बेच करके आ गए, खटिया 27 साल के नारे को बेच कर आए। शुक्रिया, कुछ नहीं चलने वाला, न झूठ न। थैंक यू उमाशंकर, थैंक यू। इस देश में 2016 से जब से नोटबंदी हुई है, बीजेपी 17 में चुनाव जीती उत्तर प्रदेश का, लेकिन क्या 2021 में मुद्दा खत्म हो जाएगा? आज किसान सड़कों पर बैठा है, क्या ये मुद्दा नहीं है? स्कूल 1 साल से बंद हैं और फीस चालू है, क्या ये मुद्दा नहीं है आम आदमी, गरीब आदमी के लिए? लोगों की नौकरियां चली गई इस कोरोना काल में, लोगों के पास खाने का संकट है, क्या ये चुनावी मुद्दा ये सब नहीं बनेगा? आम आदमी पार्टी संजय सिंह और केजरीवाल ने एक नारा दिया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी के नेताओं को अरे तो ये भी तो बता दीजिए कि किसान बिल का तीनों ने नोटिफाई कर दिए, केजरीवाल ने और सिंधु बाबा जाकर वैभव महेश्वरी पूछ लेना ना, वीरेंद्र जी को क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? वीरेंद्र जी बोलिए। वीरेंद्र जी का है को ओके, वीरेंद्र जी कंप्लीट करिए। आपका ब्रीफ आर्ग्यू कर रहे हैं। पुरी जी आज बेचैन हो रहे हैं। पुरी साहब की पार्टी कहती है, बड़े बड़े वादे करती है कि हम 13 लाख नौकरी देंगे, यूपी में बोले थे, अब कहा थे तो वो जुमला था, वो तो रोजगार की बात थी, पकौड़ा बेचो, तमाम सारे पिछले साल हम लोगों को अच्छे अच्छे रोजगार के तरीके बताए गए। रेफरेंडम भी करा लिए आप लोगों ने कहा, बाई इलेक्शन जो है ये रेफरेंडम है सरकार का। क्या हो गया? वीरेंद्र जी के ऊपर क्यों लटक जा रहे हो? वीरेंद्र जी पे नहीं लटक रहे, मैं तो बता रहा हूँ। कंप्लीट करो वीरेंद्र जी, कंप्लीट। नए साल में कुछ नई चीजें देंगे, आप सुनिएगा। सुनाइए। कि कहते हैं कि सबको हम बंगला दे देंगे और चुनावी दौर है मियाँ, ये जुमला दे देंगे, और जमीन लौटाने के वादे किया करते थे, कल खेती बाड़ी करने को ये गमला दे देंगे, और चारों ओर शांति के संदेश लिए घूमते हैं जी। अगर सियासत में हारे
तो एक और हमला दे देंगे। और जिन्होंने जुम्मन की जमीन पे कब्जा किया था, हमने जुम्मन के हक को वापस करने का काम किया है। अब तुम्हें मुख्तार का नाम अच्छा लगे या ना लगे, हमने जुम्मन की जमीन पे कब्जों को मुक्त किया है। ओके, मनोज पांडे जी ये कह रहे हैं माफियाओं पे कार्रवाई की है इसलिए उनको दुखती हुई रग है क्या? जीतना चाहिए। कोई दुखती माफियाओं हुई पे रग है बहुत क्या? कड़ी कार्रवाई की है। इससे आप बड़ा बेचैन नहीं बता रहे हैं, आपकी दुखती रग है कोई माफिया जी। ये कह रहे हैं माफियाओं पे कार्रवाई करना इसलिए सपा बेचैन है। देखिए पूरी जी से लड़ाई न कराइए हमारी, वो हमारे छोटे भाई हैं। बिल्कुल ये अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी है, मुख्य विपक्ष है, लेकिन आप हमें मौका नहीं देते, हमारी बात को जल्दी समाप्त करा देते हैं। तो मैं 2 मिनट का आपसे समय चाहूंगा। देखिए भाई ब्रजेश जी, आज उत्तर प्रदेश में जो 4 साल में स्थिति है, देखिए सच्चाई ये है कि अभी हमारे एक साथी ने स्प्रिंगलर या स्टिंगर की कोई बात किया। मैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का कृषि का कैबिनेट मंत्री था, बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जिस स्प्रिंगलर की करते हैं वो पानी उन्हें छिड़कने के काम में आता है किसानों के। लेकिन उत्तर प्रदेश में कृषि दर पॉइंट लेवल पर घट गया। उत्तर प्रदेश में आज मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक कंपनी ने बकायदा सर्वे करके कहा कि उत्तर प्रदेश में किसान की आमदनी 16.6% घटी है। उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या में 9% वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी में 16% वृद्धि हो गई। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें डेवलपमेंट के नाम पर तो एक काम आप सरकार का नहीं बता सकते। हाँ ये ठीक है, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दिवस मनाएंगे और बिहार में चुनाव होगा तो कहेंगे बिहार में हमारी बनाई सड़कों का उद्घाटन कर दिया, हमारी बनाई मेट्रो का इन्होंने उद्घाटन कर दिया, हमारी चालू की गई समाजवादी पेंशन को इन्होंने बंद कर दिया। हम जो गरीबों को 3 लाख की लोहिया कॉलोनी देते थे उसे काट करके 1 लाख की पांडे जी थैंक यू। आज मैं आप सबसे माफी चाहता हूं क्योंकि हमारे पास आज वक्त एकदम डिबेट का खत्म हो चुका है और बार बार हमें बताया जा रहा है कि वक्त समाप्त हो चुका है और हम लोग टाइम एक्सीड भी कर चुके हैं। तो बाकी मेहमानों से मैं आज क्षमा मांगता हूं कि आपको मौका दूसरे राउंड में नहीं मिल पाया है, डिबेट को यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी को इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत दोबारा से बधाई।